friends, today you will be able to know and understand about the chemiosmotic hypothesis. Okay, so today we will discuss about the chemiosmotic hypothesis, and this hypothesis is concerned with the synthesis of ATP during photosynthesis. आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम लाइट रिएक्शन के समय when light reaction occurs ATPs are also formed, okay, to drive the process of photosynthesis. यानी फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए, स्टार्च वगैरह के फॉर्मेशन के लिए ATP की भी सिंथेसिस होती है, क्योंकि ATP यूज होती हैं. ओके, तो वो ATP माइटोकॉन्ड्रिया जो ATP बनाता है वो उन ATP को यूज नहीं करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP फॉर्मेशन की उसकी अपनी मैकेनिज्म है, अपनी मशीनरी है, जिसके दौरान क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ATP का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, सो फॉर द फर्स्ट टाइम chemiosmotic hypothesis, this hypothesis has been explained by Mitchell in 1961. ओके, तो सबसे पहले मिचेल ने जो है 1961 में कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया. ठीक है, टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, according to chemiosmotic hypothesis, ATP synthesis, the process of ATP synthesis is linked with the proton gradient across the thylakoid membranes. Okay, what does it mean? इसका मतलब ये है कि this is a thylakoid, it's a disc shaped thylakoid, and when these thylakoid when stacked वन अपॉन अनदर, एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं, तो दे आर कॉल्ड, इस तरह से स्टैक होती हैं. तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, दिस इज, ये एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, सिमेट्रिक डायग्राम. ओके, और ये सॉलिड नहीं होते हैं, तो देखो अंदर से ये फ्री स्पेस है. ठीक है, थैलाकोइड जो होते हैं इनकी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन्स हैं दोनों, और अंदर से फ्री स्पेस है, lumen. This is lumen of thylakoid, and these are the membrane, thylakoid membranes. Okay, outer membrane and inner membrane. So, तो across the membrane इसमें कहा गया प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी ATP सिंथेसिस होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा. तो प्रोटॉन आप जानते हो कि H+ आयन प्रोटॉन्स होते हैं, और इनका ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस. अब डिफरेंस कहाँ होगा? अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के आर पार, inside the lumen of the inside the thylakoid and outside the thylakoid. outside the thylakoid का पोर्शन क्या होगा? स्ट्रोमा होगा. बाहर स्ट्रोमा है. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो बाहर स्ट्रोमा है, ये थैलाकोइड है. तो थैलाकोइड के अंदर प्रोटॉन का जो भी नंबर होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो डिफर होगा आउटसाइड द थैलाकोइड मींस स्ट्रोमा में. ठीक है, दोनों जगह जो कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का या प्रोटॉन का, वो डिफरेंट होगा, और यही जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट. ओके, अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो ग्रेडियंट है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है, ये कैसे डेवलप होता है. ठीक है, तो आप जानते हो कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग जेड स्कीन लाइट रिएक्शन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. वाटर की फोटोलिसिस होती है, और ब्रेकडाउन में वाटर की जो फोटोलिसिस होती है, तो आप जानते हो कि 2 प्रोटॉन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो ये जो प्रोटॉन है, देखिए ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, यही प्रोटॉन देखिए, और ये मैंने बताया था कि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, ये कहाँ होती है? ये इसकी मैकेनिज्म होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड. ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है. तो ये इनर मेम्ब्रेन है, इस यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है. ठीक है,
तो H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, और ये प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, और इनर साइड में इकट्ठे होते जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन मूव किया था PS इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा PS सेकंड का, और वो मैंने बताया था आपको क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, और उस इलेक्ट्रॉन तो पास हो ही रहे हैं, साथ में प्रोटॉन भी मूव कर रहे हैं। अब प्रोटॉन का मूवमेंट आपने जेड स्कीम में नहीं पढ़ा, प्रोटॉन का मूवमेंट आप यहाँ पढ़ोगे, उसमें जेड स्कीम में आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो पढ़ा था, लेकिन पैरेलल साथ में ही जो है प्रोटॉन भी मूव करते हैं। तो प्रोटॉन का पाथवे क्या होगा, प्रोटॉन का किस तरह से मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, इनसाइड द थैलाक्वाइड टू द स्ट्रोमा, वो कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, जहाँ पर NADPH बनेगा। तो ये सब जो है इनर यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन जो है बढ़ता जाएगा शुरुआत में, फिर वो प्रोटॉन जो होंगे कहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलाक्वाइड। तो देखिए ये H+ आयन जो है ये साइटोक्रोम, अब B और F क्या हैं, तो साइटोक्रोम B और F कहाँ होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हैं। जब देख रहे हैं कि आप ये PS सेकंड है और PS फर्स्ट है, और दोनों PS फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट किससे जुड़े हुए हैं, ये एक ETS का पार्ट दिखाया गया है। और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइटोक्रोम। तो यहाँ पर साइटोक्रोम B एंड F, एक्चुअली B6 साइटोक्रोम एंड F, जो साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम B टाइप के जो होंगे वो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन तो पास हो ही रहे हैं, साथ में किसके कैरियर हैं, वो प्रोटॉन के भी कैरियर हैं। तो प्रोटॉन को कैरी करके वो ड्रॉप करेंगे कहाँ पर, इनकी हेल्प से प्रोटॉन कहाँ आ जाएंगे, इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड, तो फ्री स्पेस में आ जाएंगे। सारे के सारे जो इनर मेम्ब्रेन में वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोटॉन्स कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, दे एक्यूमुलेटेड इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलाक्वाइड। ओके, तो ये थैलाक्वाइड में आ गए। तो आप जान रहे हो कि यहाँ पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो आप जानते हो कि जब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, व्हेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा, तो पीएच पर क्या असर पड़ेगा, हाउ पीएच वेरीज, तो पीएच क्या हो गया, यहाँ पर पीएच जो होगा वो डिक्रीज होगा, pH डिक्रीज होगा ड्यू टू द accumulation of protons, H+ ion, because you know that pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration। तो अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि H+ आयन के जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है ड्यूरिंग डे टाइम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, और इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलाक्वाइड, तो फ्री स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन, यहाँ पे बढ़ रहा है तो pH डिक्रीज होगा, ठीक है। तो लो pH, ओके। और फिर ये प्रोटॉन जो है, फिर आप जानते हो यहाँ पर कि जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन जो प्लास्टोक्विनोन मैंने बोला था कि प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटॉन भी मूव कर रहे हैं। तो प्रोटॉन प्लास्टोक्विनोन जो है वो प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए ऐड हो रहा है, प्रोटॉन्स मींस हाइड्रोजन मींस ऐड हो रहा है प्लास्टोक्विनोन से, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन से वो प्लास्टोक्विनोन क्या हो जाएगा, रिड्यूस, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टोक्विनोल में। एक कीटोन जो है जब भी रिड्यूस होगा तो किसमें होगा, एक एल्कोहल में, ठीक है। तो वो क्विनोल जो है, प्लास्टोक्विनोन जो है वो प्लास्टोक्विनोल में चेंज हो गया, PQ जो है प्लास्टोक्विनोन इज रिड्यूस टू PQS2, ठीक है। तो दो प्रोटॉन रिलीज होंगे तो PQS2 में वो प्लास्टोक्विनोल में चेंज हो गया, ठीक है। और तो ये प्रोटॉन कैरियर हुआ। अभी इलेक्ट्रॉन कैरियर को वो इलेक्ट्रॉन ना दे करके किस पर इलेक्ट्रॉन मूव हुए, एक प्रोटॉन कैरियर को, एंड प्रोटॉन कैरियर उसमें वो रिड्यूस हो गया। उसके बाद प्रोटॉन यहाँ पर देखेंगे, अब उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर ये जो है ATP सिंथेटेज एंजाइम या ATPase एंजाइम है, और ATPase एंजाइम के 2 यूनिट है देखिए, ठीक है।
first unit is called F0, and F0 particle, and this protruded, and this F0 is embedded in the membrane of thylakoid। तो आप देख रहे हो कि जो F0 पार्टिकल है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का, ये धसा हुआ है, एम्बेडेड है, किसमें? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। देखिए थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। और ये जो स्फेरिकल हेड पार्ट है, देखिए दिस इज F1 पार्ट, दिस इज F1 पार्ट, एंड दिस F1 पार्ट इज प्रोट्रूडेड आउटसाइड इन स्ट्रोमा। तो थाइलाकोइड के बाहर का जो पार्ट है ये क्या है? ये सब स्ट्रोमा है। ओके, ये सब स्ट्रोमा है, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा है सब बाहर, ठीक है। तो स्ट्रोमा में ये F1 पार्टिकल क्या है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का प्रोट्रूडेड है। तो अब इनका क्या रोल है? देखिए, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, अब ये बाहर कैसे आएंगे? क्योंकि देखिए NADP ये जो प्रोटॉन कैरियर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है फाइनल, ये कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में, टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ द, ठीक है। ये एक्युमुलेटेड, इनका कंसंट्रेशन कहाँ होगा? टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इन स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में आउटर साइड ये, तो यहाँ पर NADP प्लस मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे? आयंस कहाँ होंगे? ऑक्सीडेज में यहाँ पर इकट्ठे होंगे, ठीक है, इकट्ठे होंगे। तो अब इसके साथ अभी क्या ऐड होना है? प्रोटॉन्स ऐड होना है, ठीक है। ये प्रोटॉन्स ऐड होंगे। तो ये प्रोटॉन्स कहाँ आएंगे? ये स्ट्रोमा में आएंगे। स्ट्रोमा में कहाँ से आएंगे? यही प्रोटॉन्स जो अंदर हैं, अब ये ड्राइव होकर के मूव होकर के ट्रांसफर होंगे इसके थ्रू। कौन करेगा ट्रांसफर? ये जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। अब आप कहोगे कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन तो कहीं से भी जा सकते हैं, मेम्ब्रेन से परमेबल होती है, बट ये जान लीजिए कि ये जो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, इट इज इटसेल्फ इम्परमेबल टू प्रोटॉन्स। मतलब कि अगर ये प्रोटॉन चाहे तो यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, ओके, ये यहाँ से क्रॉस होकर के नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, बिकॉज दिस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स के लिए परमेबल नहीं है, इट इज नॉट परमेबल टू प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन जाएंगे कैसे बाहर? तो आप ये जो इंट्रीगल प्रोटीन देखते हैं, ये जो इंट्रीगल पार्ट देख रहे हो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का या एटीपीएज एंजाइम का, इसको एटीपीएज भी बोलते हैं। सिंथेटेज से एज लिया गया है, तो एटीपीएज और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का ये जो F0 पार्ट है, यहीं से ये H+ आयन ड्राइव होकर के कहाँ आएंगे? इसी के अंदर से ये चैनल बनाएगा, यानी F0 सब यूनिट ऑफ द एटीपी सिंथेटेज एंजाइम forms a channel to transport for the movement of protons from lumen to the stroma। तो इसी F0 के अंदर से होकर के चैनल से होते हुए ये प्रोटॉन्स कहाँ आएंगे? स्ट्रोमा में आ जाएंगे, ओके। अब आप सोचिए कि ये मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट के लिए भी एनर्जी चाहिए, यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी, तो वो एनर्जी कहाँ आएगी? यहाँ पर एटीपी बन भी रही है और एटीपी खर्च भी होगी, अगर आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एटीपी बनने का फायदा क्या हुआ? तो एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स हैं जो मूव होते हैं, यहाँ पर एटीपी खर्च नहीं होती है, यहाँ पर ये सेल्फ अपने साथ प्रोटॉन्स एनर्जी लाते हैं, और ये जो F0 है इस चैनल के थ्रू पास होते हैं, तो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ठीक है, एटीपी नहीं खर्च होती है यहाँ पर, बट वो एनर्जी जो है वो यहाँ पर प्रोटॉन्स की वजह से वो प्रोटॉन्स खुद लाते हैं और यहाँ पर ड्राइव होते हैं इस चैनल से, F0 चैनल से होकर के वो स्ट्रोमा में आ जाते हैं, ठीक है। और जब वो मूव होते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन घटने लगेगा और कहाँ बढ़ेगा? स्ट्रोमा में बढ़ेगा, बाहर आते जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन प्रोटॉन्स का फाइनल एक्सेप्टर है, उनको कंज्यूम करने के लिए है, यहाँ पर प्रोटॉन्स का यूटिलाइजेशन होगा। कौन यूटिलाइज करेगा? NADP+। दिस NADP+ accept the protons and get reduced to NADPH in presence of an enzyme। NADP
रिडक्टेज एंजाइम। ओके, तो ये NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से भी स्ट्रोमा से भी जो है क्या होता जाएगा, प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। तो जब यहाँ पर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, देखिए स्ट्रोमा में बढ़ेंगे, तो स्ट्रोमा में पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पर प्रोटॉन्स कम होंगे, यहाँ का पीएच क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देखिए शुरुआत में जब H+ आयन यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम है, जब ड्राइव होने लगे, मूव होने लगे अक्रॉस द ATPase F0 पार्ट ऑफ द ATPase एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास होंगे तो स्ट्रोमा में आएंगे, तो यहाँ पर बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन H+ आयन का, प्रोटॉन्स का, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, कम होता रहेगा, यहाँ बढ़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है यानी ल्यूमेन में और थाइलाकोइड मीन्स स्ट्रोमा में, दोनों जगह प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन सेम नहीं होता है, और यही जो डिफरेंस है इसी वजह से प्रोटॉन्स क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। ठीक है, और जब भी मूव होंगे तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने प्रोटॉन्स मूव होने पर एक एटीपी बनेगी। तो जब भी यहाँ से इस F0 चैनल से इस एटीपीएस कॉम्प्लेक्स से होता हुआ 3 प्रोटॉन्स one ATP is formed for every 3 protons passing through ATPase complex। ठीक है, तो 1 ATP is formed for every 3 प्रोटॉन पासिंग थ्रू ATPase complex, यानी जब भी 3 प्रोटॉन्स पास होंगे तो यहाँ पर स्ट्रोमा साइड जो है वो ATP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक ATP बनेगा जब भी 3 प्रोटॉन्स मूव करेंगे। फॉर एवरी मूवमेंट ऑफ 3 प्रोटॉन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन के मूवमेंट से देखिए ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है और NADPH का भी फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वही जो प्रोटॉन्स यहाँ स्ट्रोमा में आएंगे वही NADP को रिड्यूस करेंगे और NADPH भी बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इट इज नोन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन फोटोसिंथेसिस and which is explained by Mitchell in 1961. I hope you all able to understand about the chemiosmotic hypothesis.